पॉलिटिकल साइंस का अगला चैप्टर है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, रीजनल एस्पिरेशन। तो इसमें क्षेत्रीय आकांक्षा क्या है? मतलब भारत एक देश है, मान लीजिए एक राष्ट्र है, तो उसके अंदर है बहुत सारे प्रांत हैं छोटे छोटे। तो सब जगह के लोगों की अपनी अपनी आकांक्षा होती है, अपनी अपनी सोच होती है, ठीक है। तो भारत एक बहुत बड़ा देश है। क्षेत्रफल पता है कितना? 32,87,263 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि हर 2-3 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है, रहन सहन बदल जाता है, संस्कृति बदल जाता है। जैसे आप लोग मान लो आवाज में गाते नहीं, ठीक है, यहाँ से जैसे ही बलौटी चौक पे जाओगे लैंग्वेज चेंज है। हाँ। वहां से जैसे ही आप भलोलवा चले जाओ, जीरे पर चले लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। वहां से सीधे बड़का मामला चले जाओ, लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। सिर्फ लैंग्वेज चेंज होगा, लैंग्वेज का सब कल्चर चेंज हो जाता है, रहन सहन सब बदल जाता है। तो कहने का मतलब है कि भारत जितना ही बड़ा देश है उतनी ही ज्यादा विविधता है, और यहाँ पे अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग जातियां हैं, और अलग अलग परंपराएं हैं, ठीक है। और इसी विविधता के कारण लोग अपनी रीजनल आइडेंटिटी को ढूंढते हैं, या लोग रीजनल आइडेंटिटी होती भी है। जैसे हमारी पहचान क्या है? पलामू। हम कहीं चले जाएं, भारत के किसी कोने में चले जाएं, लोग जान जाता है कि ये बिहार का पलामू सा है, झारखंड नहीं बना। हमारी पहचान अभी भी बिहारियों की है। अब चले जाओ दिल्ली में, आप कुछ मत बताओ कि आपका घर कहाँ है, सिर्फ हमसे आप 2 मिनट बात कर लो, वो बोलेगा कि बेटा पलामू वाला है या बिहार। तो ये क्या है? ये हमारी रीजनल आइडेंटिटी है। हमारी बोलने के तरीका से पता चल जाता है कि हम कहाँ के रहने वाले। तो जब लोग किसी भी भाषा संस्कृति का विकास या अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय आकांक्षाएं। अभी हम हमारे पलामू में चल रहा है ना, जो पलामू का मिनिस्टर है राधा के किशोर जी, ये भी सरकार के विरुद्ध पलामू के लिए बोल रहे हैं। कल ही उनके फेसबुक पोस्ट पे आया है कि जेटेड में मगही, अंगिका, अन्य भाषाओं, भोजपुरी भाषाओं को सरकार शामिल नहीं की, इसलिए हमको चुप नहीं रहना चाहिए। एक मिनिस्टर होके अपने ही सीएम को लताड़ रहा है, तो ये क्या है? ये क्षेत्रीय आकांक्षा है, ये पलामू से जुड़ा हुआ चीज है। तो कहने का मतलब है कि जब इन बातों के लिए कोई रीजनल पार्टी, रीजनल लोग जब अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, जैसे कहा जाता है क्षेत्रीय आकांक्षा। तो भारत की आजादी, आजाद कब हुआ? 1947, 15 अगस्त। तो आजादी के बाद भारत के पास सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? राष्ट्रीय एकता को बनाया। पंजाब में चले जाओ पंजाब, झारखंड में चले जाओ झारखंड, दोनों का भाषा है, दोनों का भाषा अलग है ना। ऐसे ही उड़ीसा में चले जाओ। तो इन चीजों को एक जगह सीमित के रखना बड़ा मुश्किल काम है। चावल दाल अलग अलग बनाना हो तो आसान हो जाता है, लेकिन बहुत सारी चीज अगर आपके सामने रख दिया जाए, सबको एक ही हांडी में बनाना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बनाओ, फिर उल्टो। चावल दाल के लिए अलग अलग कढ़ाई के पास है, बर्तन है, तो अलग अलग बना दोगे। बर्तन एक ही है, 12-15 आइटम बनाने का घर में फरमाइश हो जाए, तब क्या करोगे? तो दिक्कत आएगी। तो ये चीजें आती है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ क्षेत्रीय भावनाओं का सम्मान भी रखना था, और संविधान का जो संघीय ढांचा है दिया गया है, इसमें राज्य और केंद्र दोनों को अधिकार तय किए। लेकिन समय के साथ कई क्षेत्रों में क्या हुआ, उनको लगा कि उनके साथ भेदभाव है। जैसे घर में 4 भाई बहन है, 4 बहन, 4 बहन में अगर मम्मी छोटी वाली जो बेटी होती है उनको चॉकलेट देगी, तो उनसे जो बड़ी होगी उनको लगेगा कि हमको नहीं, मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक है। बड़े वाले को कुछ महंगा सामान मिलेगा, छोटी वाले को लगेगा कि भाई दीदी को तो बड़ा वाला साक्षी को 1,000 का गिफ्ट मिला, हमको 100 रुपए का मिल रहा है। तो एक ही जगह पे 4 लोग होंगे तो कंडीशन ये आती है। तो ऐसा ही भारत के साथ हुआ कि विकास में भेदभाव हो रहा है, भाषा और संस्कृति को महत्व नहीं दिया जा रहा है, राजनीतिक शक्ति कुछ लोगों तक सीमित, ऐसा अंदर से आता है। जैसे कि हम लोग पलामू के लोग बार बार कर रहे हैं, भाई हमारी लैंग्वेज प्रायोरिटी नहीं दी जा रही, हम नागपुरी नहीं पढ़े हैं, कुरुक नहीं पढ़े, तो एग्जाम कैसे दें? तो ये बाकियों के लिए तो अच्छा है, जो संथाल परगना के हैं, रांची के, छोटा नागपुर सोसाइटी का तो अच्छा है। दिक्कत हमारे लिए हो रही है, ठीक है। ये है क्षेत्रीय समस्या। और इसी कारण से क्या होता है? आंदोलन होता है, विरोध होता है, और कभी कभी ये भी बढ़ जाता है तो हिंसा भी। हिंसा समझते हैं ना? हिंसा समझते हैं ना? नहीं, हाँ? उसको हिंसा बोलते हैं।
क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं कुछ जरूरी नहीं है कि हमेशा निगेटिव हो, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये स्थानीय समस्या को सामने लाता है, जनता की भागीदारी को बढ़ाता है, पब्लिक उसमें ज्यादा आती है सामने, और सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन को भी बढ़ावा देता है, सत्ता का वितरण जो है वो फैलता है। तो भारत में हमेशा एक संतुलन बनाने की कोशिश की जाती है, और इसीलिए कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में विविधता। विविधता में विविधता विविधता में ना सारा अलग अलग उसके बाद देखने लगा। एकता बनाने का प्रयास किया जाता है विविधता में। क्षेत्रीय दलों का उदय अब हम लोग को पढ़ना है, तो फैक्ट्स हैं जो आपको लिख लेना होगा। सबसे महत्वपूर्ण समय रहा 1950 से 60, जब कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। 67 में पहली बार कांग्रेस कमजोर हुई, कई क्षेत्रीय दल उभरे, और 89 में कोएलिशन पॉलिटिक्स शुरू हुआ, जो आज तक चल रहा है। कोएलिशन मतलब गठबंधन की राजनीति शुरू हुई, जो आज। अब सवाल है कि क्षेत्रीय दल का उदय क्यों हुआ? तो भाषा और संस्कृति पहचान के लोग अपनी भाषा और संस्कृति बताना चाहते थे, इसलिए आया। जैसे तमिलनाडु में क्षेत्रीय दल क्यों है? क्योंकि वहां पे हिंदी का विरोध हुआ। 1949 में वहां संगठन बन गए क्षेत्रीय दल। तो तमिलनाडु में हिंदी का विरोध था, आर्थिक असमानता ये कारण था। कुछ राज्य को विकास में ज्यादा, कुछ राज्य को कम पैसा मिलता था, जैसे बिहार हो गया, उत्तर पूर्व हो गया, झारखंड हो गया। हम लोग को पैसा कम मिलता है बाकी प्रांतों से विकास के मामले में, लेकिन हमारे यहाँ से खनिज सबसे ज्यादा जाता है। तो ये कारण ये भी था झारखंड आंदोलन का। झारखंड आंदोलन में तो झारखंड बना, राजनीतिक उपेक्षा की, तो केंद्र सरकार कुछ राज्यों की अनदेखी करती है, इसलिए लोकल लीडरशिप उभरता है। जाति और सामाजिक आधार भी होता है, जैसे दलित हो गए, पिछड़े हो गए, उन्होंने अपने अपने दल बनाए। बहुत सारे इंडिया में से पॉलिटिकल पार्टी बने हैं जो सिर्फ कुछ जाति या धर्म विशेष, जैसे कि एक है टाइगर जयराम, झारखंड में काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। उसका बेस क्या है? महतो वोट में। उसके आने से सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? सुदेश महतो, तो झारखंड में कई टर्म था। तो जातिगत पॉलिटिक्स भी इंडिया में चरम पे रहा है शुरू से। आज इसे विपक्ष को अवसर मिला और लोकतंत्र जो है वो विस्तृत हुआ, डेमोक्रेसी फैल। सबसे पहले संगठन बनता है तमिलनाडु में, नाम डीएमके, और इसकी स्थापना होती है 1949, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। तो तमिलनाडु का में पहला क्षेत्रीय संगठन बनता है, और ये बनता है डीएमके 1949। उसके बाद जस्ट कुछ दिनों बाद तमिलनाडु में एक और संगठन बनता है AIADMK 1972। तो ये दो क्षेत्रीय दल आपको तमिलनाडु को हो गए। अगर आप चले जाओ मुंबई, तो मुंबई में बाला साहब ठाकरे को कौन नहीं जानते, क्योंकि शिवसेना। तो 1966 में शिवसेना बन गई। अकाली दल पंजाब में बनता है। तेलुगु देशम पार्टी बनती है, टीडीपी जिसको बोलते हैं, 1982 में। अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी हो गया। उसके बाद असम गण परिषद, असम गण परिषद 1985। तो डीएमके हो गया। डीएमके का बना था ठीक, AIADMK शिवसेना। अकाली दल जो पंजाब में बना है, इसका पूरा नाम है शिरोमणि अकाली दल, ठीक है, SAD, और ये फाउंड हुआ है 1920 में ही। ये इंडिया का सेकेंड ओल्डेस्ट पार्टी है, दूसरी सबसे पुरानी पार्टी है भारत में। पहली कौन है? पहले ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है 1885, और दूसरी सेकेंड ओल्डेस्ट पार्टी कौन है? शिरोमणि अकाली दल 1920। अब
इसका परिणाम क्या हुआ? तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी आएंगे तो डेमोक्रेसी मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। स्थानीय मुद्दे जो है, लोकल इश्यूज जो है, उसको वैल्यू मिलेगा, महत्व मिलेगा। केंद्र की शक्ति कम होकर संतुलन बनेगा, बैलेंस पावर होगा, और गठबंधन सरकारों का, कोलिशन गवर्नमेंट का विकास होगा। हर जो सरकार है तो गठबंधन की सरकार है, अगर अलायंस पार्टनर ना हो तो मोदी की सरकार गिर जाएगी। तो सिर्फ पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव भी हुआ। अब इससे क्या हुआ कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुई, राजनीतिक अस्थिरता। अब मोदी जी को एक डर है ना कि भाई हमारा फलाना वाला पार्टी समर्थन खींच लेगा तो मेरी सरकार गिर जाएगी, तो राजनीतिक अस्थिरता हो गई, क्षेत्रवाद बढ़ा। अब जो सपोर्ट करेगा बोले कि मेरे क्षेत्र में ज्यादा विकास योजना दीजिए। राष्ट्रीय एकता पे खतरा भी कभी कभी हो जाता है। पंजाब का घटना हमेशा सुनते हैं, वो पंजाब के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे आजादी के बाद से पंजाब में समस्याएं हुई। कभी कभी अलगाववाद, हिंसा, ये सब चीजें बनती है। अब आते हैं पंजाब। सबसे पहले आते हैं पंजाब। तो पंजाब क्षेत्रवाद में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे पंजाब। पंजाब संकट स्वतंत्रता के बाद का सबसे गंभीर आंतरिक संकटों में से एक है। भारत का जो इंटरनल प्रॉब्लम है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पंजाब। क्यों? यहाँ कोई कानून व्यवस्था का समस्या नहीं है, यहाँ पे धार्मिक पहचान, रिलीजियस आइडेंटिटी, क्षेत्रीय आकांक्षा, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और केंद्र और राज्य संबंधों की जटिलता का संबंध है। हाँ? वो तो इनकलाब है सर। तो मुख्य रूप से 1970 के दशक से 1990 तक एक चला, 70 से 90 तक चला, लेकिन इसकी शुरुआत हो जाती है स्टार्टिंग में, आजादी के बाद ही। आपको पता होगा कि पंजाब दो भागों में बटा था ना, आधा पाकिस्तान में चला गया, आधा भारत में। तो आजादी के बाद से ही शुरू होता है, लेकिन बेसिकली जो पीक आवर रहता है यहाँ पे संकट का, वो रहता है 70 के दशक से 90 के दशक तक। समस्या क्या होती है? उग्रवाद, मिलिटेंसी, दूसरा आतंकवाद, टेररिज्म, और तीसरा अलगाववाद, सेपरेटिज्म। तीन बिंदुओं पर लेके वहां हमेशा से समस्या है। और इसका दुखद पहलू ये रहा कि 1000 लोगों की मौत हो गई, सामाजिक विभाजन हो गया समाज में, और देश की एकता को भी खतरा है। पंजाब का जो क्षेत्रीय आकांक्षा है भारत पे लगभग हमेशा भारी है। शुरू करते हैं 1947। तो 1947 में क्या होता है कि पंजाब का होता है विभाजन, लाखों लोग विस्थापित हो जाते हैं, इधर के उधर, उधर के उधर। और सिख समुदाय में सबसे पहले यहीं पे अनसिक्योरिटी की भावना आती है, असुरक्षा की भावना आती है, और यही शुरू होता है पंजाब का आंदोलन। और भाषा और पहचान की मुद्दा को लेकर हिंदी समुदाय वहां पे हिंदी का समर्थन कर रहा था पंजाब में, और सिख समुदाय पंजाब का समर्थन करने की बात करेगी। अब दो गुट आपस में एक ही जगह पे लड़ेंगे तो आंदोलन होगा। तो इससे शुरू होता है पंजाबी सूबा आंदोलन। पंजाबी सूबा आंदोलन शुरू होता है, और ये आंदोलन था भाषा और क्षेत्रीय पहचान पे आधारित था। पंजाबी सूबा आंदोलन क्या था? भाषा पे और क्षेत्रीय पहचान पर आधारित आंदोलन था। पंजाबी भाषा बोलने वाले एक अलग राज्य पंजाब सूबा की मांग कर रहे हैं। पंजाबी जो बोलते थे वो अलग राज्य की मांग कर रहे थे, पंजाब सूबा। और ये आंदोलन कौन चलाया था? तो मुख्यतः सिख समुदाय और अकाली दल। ठीक है। तो भारत की आजादी 1947 के बाद राज्य की सीमाएं स्पष्ट नहीं थी। आजाद हो गया भारत, बंटवारा हो गया, लेकिन भारत का जो बॉर्डर था अंदर के स्टेट का, ये क्लियर नहीं था। बस दो ही बॉर्डर था, एक पाकिस्तान था, एक इंडिया। लेकिन अंदर में जो बॉर्डर था, पंजाब का बॉर्डर क्या होगा, झारखंड का क्या होगा, बिहार, इस टाइप का बॉर्डर नहीं। तो पंजाब एक बहुत बड़ा राज्य था उस समय, उसमें अलग अलग भाषा बोली जाती थी, पंजाबी बोली जाती थी, हिंदी बोली जाती थी। ठीक है। तो सिख से आते थे कि उनकी भाषा पहचान को अलग पहचान। ठीक है। तो भाषाई आधारित राज्यों की मांग चल रही थी। जैसे आंध्र प्रदेश में श्री कोटी रामुलु अंचल बैठे हुए थे, और उनका निर्माण भी आंध्र प्रदेश का हो गया था। कब हुआ था? पहला भाषाधारित राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश 1953 में। तो आंदोलन की मुख्य मांग थी कि पंजाब भाषा बोलने वालों के लिए अलग राज्य बनाया जाए। तो सिख यानी कि पंजाबी
भाषा का समर्थन करते थे। पंजाबी भाषा का कौन सा लिपि होता है? गुरुमुखी। गुरुमुखी लिपि। तो सिख लोग चाह रहे थे कि गुरुमुखी लिपि का एक राज बन जाए, और वहां पे हिंदू भी रहते थे जो हिंदी बोलते थे। तो हिंदू चाहते थे कि हिंदी हो, यानी कि देवनागरी लिपि हो। तो वहां पे गुरुमुखी लिपि और देवनागरी लिपि की प्राथमिकता देने के लिए से मांग शुरू हो गई। और ये आंदोलन कैसा हुआ? भाषाई और धार्मिक रूप ले लिया, हिंदू वर्सेस सिख का रूप ले लिया। और आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? कतर फिल्म में नाम सुने होंगे, सनी देओल का क्या नाम था? तारा सिंह। तो मास्टर तारा सिंह और संत फतेह सिंह। तो आंदोलन का मुख्य नेतृत्व करता थे मास्टर तारा सिंह और संत फतेह सिंह। ये दोनों नेता जो थे अकाली दल से जुड़े हुए। तो 50 के दशक में पंजाब समाज की मांग शुरू होती है, और केंद्र सरकार जो है शुरू में इसे इनकार कर देती है। लेकिन 56 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग का नियम पारित हो जाता है, स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट पारित हो जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 53 में। उसकी नियमावली स्वीकृत कब हुई थी? 56 में। तो जब हो जाता है, लेकिन पंजाब को भाषा के आधार पर विभाजित 56 में भी नहीं किया है। 60 के दशक में फिर से आंदोलन तेज हुआ, विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ, हंगर स्ट्राइक हुआ, लोग भूख हड़ताल पे बैठ गए, और 66 में फाइनली पंजाब का पुनर्गठन होता है। केंद्र सरकार आंदोलनकारियों की बात मांग लेती है। तो पंजाब कब बना? पंजाब पहले से था, पंजाब का पुनर्गठन। तो पंजाबी जो बोलते थे उनको दे दिया गया पंजाब, और जो हिंदी बोलते थे उनको क्या दिया गया? हरियाणा, और कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश। तो पंजाब का 3 भाग में डिवीजन होता है 1966 में। पंजाब भी बोलने वाले को पंजाब मिल गया, हिंदी बोलने वाले को हरियाणा मिल गया, और कुछ हिंदी भाषी को हिमाचल में मिला दिया। परिणाम अगर पॉजिटिव कहा जाए, सिख समुदाय को पहचान मिली और क्षेत्रीय आकांक्षाओं का सॉल्यूशन हो गया, समाधान हो। नेगेटिव की है, यहाँ पे क्या हुआ कि हिंदू वर्सेस सिख में तनाव बढ़ा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, ठीक है। और आगे चलकर यही है पंजाब संकट की पृष्ठभूमि। वहां जो तनाव शुरू हुआ, यहीं से पंजाब संकट जो है इसकी पृष्ठभूमि जमीन तैयार। तो कभी कभी क्या होता है कि अच्छी चीजें भी बुरी हो जाती। एक बार चला आंदोलन कि हमको भाई भाषा के आधार पर अलग राज्य दे दो, पंजाब दे दे। भारत सरकार मान तो लिया 66 में, लेकिन बाद में यही समस्या। 66 के बाद क्या होता है? 73। 73 में क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके लोग एग्जाम में आता है। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। तो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रस्ताव था, जिसे 1973 में शिरोमणि अकाली दल SAD ने पारित किया। शिरोमणि अकाली दल ने पारित किया था कब? 1973। इसका बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड अभी मैंने तुरंत बताया कि 66 में राज्य का पुनर्गठन हो गया। इसके बाद कई समस्याएं। समस्या क्या थी? तो केंद्र सरकार का ज्यादा कंट्रोल था, अधिक नियंत्रण था। आर्थिक और संसाधनों का विकास विवाद था, जैसे पानी हो गया, या चंडीगढ़ दोनों का राजधानी था ना, तो उसमें विवाद था। तो इन सब कानून सिख पहचान की विवाद थी, उनके अधिकारों का मुद्दा था। तो इन सब कानून से एक प्रस्ताव आता है जिसको बोला जाता है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। प्रस्ताव कब और कहाँ पास हुआ? तो प्रस्ताव 1973 में आनंदपुर साहिब, जो कि पंजाब में एक स्थान है, इसी जगह पर पास हुआ, इसीलिए इसका नाम है आनंदपुर साहिब। मुख्य मांग क्या थी? तो राज्यों के अधिक अधिकार मिले, यानी कि केंद्र के पास केवल सीमित विषय हो, केंद्र के पास डिफेंस हो, फॉरेन अफेयर्स हो और करेंसी हो। यानी कि भारत सरकार रक्षा अपने पास रखे, विदेश नीति अपने पास रखे, और मुद्रा अपने पास रखे। बाकी जितनी ताकत है वो किसको दे दे? राज्यों को दे दे। पंजाब से जुड़े मुद्दे, तो चंडीगढ़ पंजाब को दे दे। नदी के पानी का न्यायपूर्ण बंटवारा हो, और सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था। ये दूसरी मांग थी। तीसरा मांग था सिख समुदाय के हित की मांग। तो सिख की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा की जाए, और सिख संस्थान जो है उनको अधिक स्वतंत्रता है।
चौथा मांग था आर्थिक मांग, तो किसान को बेहतर सुविधा दिया जाए और कृषि को बढ़ावा दिया जाए। सरकार का प्रतिक्रिया क्या आता है? तो केंद्र सरकार इसको संदेह की नजर से देखती है, वो इसको सेपरेटिज्म की ओर तरफ मानती है, अलगाववाद की ओर तरफ। उसको लगता है, भारत सरकार को लगता है कहीं ये देश के लिए, देश की एकता के लिए खतरा न हो। हालांकि अगर पॉजिटिव सोचा जाए तो इसे संविधान को मजबूत करने की मांग थी, राज्य के अधिकारों की मांग की गई थी। लेकिन नेगेटिव ये था, इससे पंजाब में तनाव बढ़ा और आगे चलकर उग्रवाद को बढ़ावा। तो कई विद्वान के अनुसार यह अधिक स्वायत्तता की मांग थी, लेकिन राजनीतिक गलतफहमियां और परिस्थितियों के कारण इसे उग्रवाद से जोड़ा। तो अनंतपुर साहिब प्रताप क्लियर है, कब हुआ, 1973 कहाँ हुआ? पंजाब का पंजाब के अनंतपुर। मुख्य मांग क्या थी? प्रांतों को अधिक स्वायत्तता, केंद्रों से नियंत्रण कम। और इस प्रस्ताव के बाद भिंडरावाले का उदय होता है। जनरल सिंह भिंडरावाले, ये शुरू में क्या था? धार्मिक नेता था, बाद में क्या हो गया? उग्रवाद का चेहरा हो गया। शुरू में एक धार्मिक नेता था, बाद में एक उग्रवाद का चेहरा हो गया और इसने युवाओं को प्रभावित किया। भिंडरावाले के बारे में सबसे निकालिए। हाँ, तो जनरल सिंह भिंडरावाले का उदय होता है 70 से 80 के दशक में, जब पंजाब की राजनीति और समाज में बड़ा बदलाव। शुरू में क्या था? धार्मिक उपदेशक था, यानी धर्म का प्रचार कर। लेकिन धीरे धीरे सिख राजनीति और उग्रवाद का प्रमुख चेहरा बन गया था। और ये अकाली दल और कांग्रेस का जो प्रतिस्पर्धा चल रहा था, कंपटीशन चल रहा था, उसके चलते इसका उदय तेजी से हुआ। ठीक है, युवा वर्ग में इसकी पहचान तेजी से बढ़ी। सिख भावना का धर्म, धार्मिक पुनर्जागरण का क्रेडिट जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि इस माहौल में इसको नेतृत्व को उभरने का मौका मिला था। कांग्रेस अलग थी, केंद्र सरकार, और अकाली दल अलग थी। तो इन दोनों के बीच में एक नया चेहरा को उभरने का मौका मिला, नाम था उसका भिंडरावाला। भिंडरावाला था कौन? तो इसका जन्म हुआ था 1947 में। और एक धार्मिक संगठन चलाता था जो सिख धर्म का प्रचार करती थी। संगठन का नाम था दमदमी टकसाल। दमदमी टकसाल। दमदमी टकसाल। इसके बाद नीचे आइए, भिंडरावाला पता पड़िए नहीं चाहिए। भिंडरावाले के बारे में अगर और आपको जानना होगा तो 1778 में एक प्रमुख धार्मिक नेता बन जाता है। और 78 में अमृतसर में निरंकारी सिख संघर्ष, अमृतसर में एक संघर्ष होता है, निरंकारी सिख संघर्ष, किसके नेतृत्व में, और यहीं से इसकी लोकप्रियता बढ़ती है। यानी कि इसके लाइफ का इसको टर्निंग पॉइंट बता सकते हैं। और 80-82 में पंजाब में हिंसा बढ़ने लगती है, और जैसे जैसे हिंसा बढ़ती है वैसे वैसे भिंडरावाले का प्रभाव बढ़ता है। और 1982 में उन्होंने अपना जो ठिकाना है वो बना लिया था स्वर्ण मंदिर पर। और 83-84 में उग्रवादी चरम तक पहुंच गया, सरकार के लिए चुनौती बढ़ गई। और होता क्या है कि उग्रवाद बढ़ता है, पुलिस और सरकार पर और अधिकारियों पर हमले शुरू कर दिए जाते हैं और खालिस्तान की मांग, इसका क्रेडिट हो जाता है भिंडरावाले। और इसी का जवाब होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना द्वारा किया गया एक सैन्य अभियान था जो शुरू होता है जून 1984। 1 से 8 घंटे और ये स्वर्ण मंदिर परिसर में चलाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो मंदिर में छुपे हुए उग्रवादियों को बाहर निकालना
और कानून व्यवस्था को बहाल करना। यानी कि मेन टारगेट थी इसमें जर्नैल सिंह भिंडरावाले। और ऑपरेशन ब्लू स्टार कोई अचानक हुआ ऑपरेशन नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई कारण। पंजाब में 80 के दशक में जो कि विवाद था, वो भिंडरावाले का प्रभाव था। वो प्रभाव इतना था कि स्वर्ण मंदिर को ही ठिकाना बना दिया था। फिर प्रशासनिक चुनौती, सरकार के लिए उनको पकड़ना मुश्किल हो रहा था। बहुत सारे पुलिस वाले को, प्रशासनिक अधिकारी को मार दिया जा रहा था। अच्छा, मंदिर की पवित्रता के कारण सीधी कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। तो ऑपरेशन कब और कैसे हुआ? ऑपरेशन होता है 1 से 8 जून को 1983, स्वर्ण मंदिर, अमृतसर। नेतृत्व तो कौन करती है? भारतीय सेना। होता क्या है कि सेना मंदिर को चारों तरफ से घेर गए। उग्रवादियों से मुठभेड़ होता है और भारी गोलीबारी और टैंक का उपयोग होता है। टैंक का भी उपयोग किया, ठीक है। परिणाम ये होता है कि भिंडरावाले की मृत्यु हो जाती है। वो मार दिए जाते हैं, जनरल सिंह भिंडरावाले। मंदिर को भारी नुकसान पहुंचता है और कई सैनिक और नागरिक, आम नागरिक भी मर गए, क्योंकि पॉपुलर मंदिर है ना वो। और सिख समुदाय में गहरा आक्रोश रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची। और इसका बड़ा राजनीतिक प्रभाव क्या होता है कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या उनके सिख अंगरक्षकों ने ही कर दी। सिख अंगरक्षकों के नाम क्या थे? सिंह अंगरक्षकों का क्या नाम था बताइए? एक का नाम तो समित, तो हत्या करने वाले इनके 2 अंगरक्षक थे। एक का नाम था बेअंत सिंह और दूसरा का नाम था सतवंत सिंह। हत्या कहाँ हुई थी इंदिरा गांधी की? तो सुबह का समय था, प्रधानमंत्री आवास नई दिल्ली थी। जब इंदिरा गांधी अपने ऑफिस जा रही थी, दफ्तर जा रहे थे, तभी इन दोनों अंगरक्षकों ने गोली चला दी। क्या वो बोले कोई डाउट? बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। बेअंत सिंह को तुरंत जवाबी कार्रवाई में मार दिया जाता है। सतवंत सिंह गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, बाद में उनको बदल। मुख्य कारण क्या था? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार से सिख समुदाय के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा था। और ये घटना दिखाती है कि पंजाब संकट कितना गंभीर हो चुका है। तो कहने का मतलब है कि पंजाब संकट का अगर आपको चेहरा दिखना है, फिगर दिखना है, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार आपके लिए सामने। उसके चलते भारत की प्रधानमंत्री तक की चर्चा है। इसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद होता है राजीव लोंगोवाल संभव। राजीव लोंगोवाल समझौता कब होता है? हाँ, 24 जुलाई 1950 को। इसको पंजाब अकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। पंजाब अकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। और ये समझौता हुआ था भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी और अकाली दल के नेता संत हरचंद सिंह लोगवाल। और इसका उद्देश्य था पंजाब में शांति को बहाल करना और उग्रवाद को खत्म करना। इस समझौते की जरूरत क्यों पड़ी? वो 80 से 84 के बीच पंजाब में जो उग्रवाद पड़ा। जून 1984 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। 31 अक्टूबर 1984 में जो इंदिरा गांधी की हत्या हुई। और हत्या के बाद 84 में जो पंजाब के पूरे देश में सिख दंगा, इसमें जगदीश टाइटल को भी पहले सजा हुई है। तो समझौते की मुख्य बात क्या थी? चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ पंजाब को देने का वादा किया गया। पंजाब और हरियाणा का सीमा तय करने के लिए आयोग बनाया जाएगा, ये तय किया गया। निर्देश लोग जो थे, जो बहुत सारे बंदी हो गए थे, उनको छोड़ा गया। और रावी और ब्यास नदी का जल बंटवारा के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया है। रावी और ब्यास। पंजाब से सेना की वापसी हो गई और पंजाब में आर्थिक विकास होगा, इस बात पर सहमति। तो शांति की उम्मीद बनती है और चुनाव होता है 1985 में। और चुनाव के बाद अकाली दल पंजाब में सत्ता में आ गया। तो 1985 में वहां का कौन चुनाव जीता है पंजाब का? शिरोमणि अकाली दल। और ये समझौता पूरी तरह से लागू नहीं हुआ, जिसके कारण उग्रवाद भी खत्म नहीं हुआ। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब 20 अगस्त 1985 को संत हरचंद सिंह लोंगोवाल की हत्या कर। तो शुरुआत तो अच्छी थी, लेकिन
राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल पावर की कमी के चलते ये अपने अंजाम तक नहीं पहुंचे। और आतंकवाद का चरम शुरू होता है 1985 से 99। और अगर आप जाइएगा तो फिर 85 के बाद होता है ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ऑपरेशन ब्लैक थंडर शुरू कब होता है? 30 अप्रैल 1986। एक्चुअली ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 हुआ है, और एक था 30 अप्रैल 1986। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद शुरू होता है ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? 1 से 8 जून अमृतसर मंदिर में, के स्वर्ण मंदिर में। और ऑपरेशन ब्लैक थंडर शुरू होता है पहली बार 30 अप्रैल 1986। कब शुरू होता है? 30 अप्रैल 1986। और ये कहाँ होता है? ये होता है गोल्डन टेम्पल, यानी कि स्वर्ण मंदिर में। होता क्या है? सुरक्षा बल जो होते हैं मंदिर को घेर लेते हैं और कुछ उग्रवादियों को पकड़ लेते हैं। तो ये छोटा और सीमित ऑपरेशन था, बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं था, क्योंकि ये पूरी तरह सफल नहीं हुआ और यहाँ पे आतंकवाद खत्म नहीं। ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 चलाया जाता है, इसको मेन ऑपरेशन है ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2। और ये चलता है 9 मई 1988 से लेके 18 मई 1988। केपीएस गिल एक बहुत कुख्यात अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी, उनके नेतृत्व में शुरू किया जाता है। पंजाब पुलिस के बड़े आईपीएस अधिकारी थे केपीएस गिल। किसके नेतृत्व में शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2? केपीएस गिल। ये भी होता है स्वर्ण मंदिर में। और होता क्या है कि आतंकवादी बार बार मंदिर में घुस जा रहे थे और फिर वो मंदिर में घुस के छिप गए। तो सरकार इस बार ऑपरेशन ब्लू स्टार से सीख चुकी थी और सीधे हमला नहीं करके मंदिर को घेर देती, मंदिर को सीज कर देती। और ये एक स्ट्रेटजी था कि मंदिर को घेर लो, घेर के पानी बंद कर दो, बिजली बंद कर दो और खाना बंद, गोली चलाने की जरूरत नहीं। तो ऑपरेशन ब्लैक थंडर का किया गया, पूरा ताला कर दिया गया, खाना बिजली पानी को बंद कर दिया गया। ऑपरेशन 2 वाले में ये कब से कब तक चला था? 9 मई से 18 मई। 9 मई से 18 मई। और उसके बाद लगातार दबाव बनाया गया और मीडिया को अनुमति दी गई कि वो अंदर की स्थिति दिखाएं। दुनिया में एक मैसेज है कि अगर आप आतंक करोगे तो कैसा आपके साथ सुलूक होगा। मीडिया को अनुमति थी कि अंदर में आतंकवादी लोग भूखे कैसे मरा तो आपको आप दिखा सकते हो। और इससे क्या हुआ कि मौत बहुत कम हुआ और लोग जब भूख से तड़पने लगे आतंकवादी लोग, तो 200 से अधिक आतंकी गए, उन्होंने सरेंडर कर। और ये सबसे बड़ा फर्क था ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन ब्लैक थंडर। तो 18 मई 1988 को ऑपरेशन खत्म होता है, स्वर्ण मंदिर पूर्णतः खाली हो जाता है और आतंकवादियों का नेटवर्क कमजोर होता है और मंदिर को कोई नुकसान नहीं। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी का सेना की थी, लेकिन सेना की जगह पुलिस का उपयोग किया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में सेना थी, यहाँ पे लोकल पुलिस थी, पंजाब पुलिस थी। यहाँ सेना क्या करती थी? सीधे हमला कर देती। यहाँ पे पेशेंस दिखाया गया, साइकोलॉजिकल अटैक किया गया, धार्मिक स्थल सुरक्षित रहा और आम लोग की जान बच गई। सरकार की छवि भी अच्छी हुई और जनता का भरोसा भी बढ़ गया। और पंजाब में आतंकवाद को खत्म करने के लिए ये टर्निंग पॉइंट माना जाता है। और इसी जब पंजाब में उग्रवाद की, आतंकवाद की खत्म करने की बात आती है तो केपीएस गिल का नाम बहुत ही गर्व से लिया जाता है। तो ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 मुख्य ऑपरेशन था और ये चला मई 1988 में। ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1 भी था, लेकिन वो सक्सेस नहीं। उसके बाद जम्मू कश्मीर, क्षेत्रीय में पंजाब के बाद एक जम्मू कश्मीर भी है जो हमेशा से समस्या रहा है। तो जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो 1947 1947 से ही ये भारत और पाकिस्तान के
संबंधों पर बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इसका जो एरिया है भौगोलिक भी है, ऐतिहासिक भी है और राजनीतिक भी है और अंतर्राष्ट्रीय कारण से भी हमेशा से ये चर्चा में रहता है, विवाद में भी रहता है। तो भारत पाकिस्तान का संबंध आंतरिक सुरक्षा और संघीय राजनीति के लिए एक बड़ा चुनौती जो है वो कौन सा है स्टेट, एक और एकमात्र स्टेट है जम्मू। बैकग्राउंड क्या है? तो जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था, देसी रियासत था, और इसके शासक कौन थे? महाराजा हरि सिंह। और जनसंख्या क्या था? तो मुस्लिम बहुत था, और शासक कैसे थे? हिंदू। यानी कि कश्मीर का पॉपुलेशन वो मुस्लिम का था और राजा वहां के थे हिंदू। तो जब 1947 में विभाजन होता है 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान का, तो जम्मू कश्मीर चाहता है कि वो पहले स्वतंत्र रहे, वो स्वतंत्र रहने की कोशिश करता है। और अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी समर्थित कबायली आक्रमण शुरू हुआ। अगस्त में पट विभाजन, कश्मीर का प्रयास होता है कि हम पाकिस्तान और भारत किसी साथ ना जाए, हम स्वायत्त रहें, स्वतंत्र रहें। और इसी बीच अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान स्थित जो कबायली लोग थे उन्होंने हमला कर दिया, और उसके बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। और 26 अक्टूबर 1947, ये डेट लिख लीजिएगा, 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर हस्ताक्षर होता है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर होता है, और जम्मू कश्मीर भारत में सम्मिलित। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ? 26 अक्टूबर 1947। और इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान का पहला युद्ध शुरू हो जाता है, और परिणाम ये होता है कि कश्मीर दो भागों में बंटा है। एक हिस्सा जम्मू और कश्मीर भारत के हिस्से, और दूसरा पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर पाकिस्तान है। तो कश्मीर का विभाजन कब हुआ? 1947 से 48 के बीच जो युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान। भारत के पास कौन है? जम्मू एंड कश्मीर। और पाकिस्तान के पास कौन है? पीओके, पाक ऑक्युपाई कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो कश्मीर। और इसके बाद क्या होता है कि संविधान भारत का बनता है। संविधान में विशेष दर्जा मिलता है कश्मीर को। सबसे विशेष दर्जा क्या मिलता है जो बहुत दिनों तक चर्चा में रहा? अनुच्छेद 370। इसमें क्या था कि भारत का संविधान पूरी तरह से कश्मीर में लागू नहीं होता, इसको कुछ स्पेशल स्टेटस प्राप्त है। अनुच्छेद 35A। 35A क्या है? तो राज्य को विशेष अधिकार में थे, यानी कि अस्थायी निवास और जमीन खरीदने पर नियंत्रण। आप वहां जाते तो आप वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे, परमानेंट वहां निवास नहीं कर सकते थे, इस पे कंट्रोल था। यानी कि इसका उद्देश्य ये था कि वहां पे स्थानीय जो पहचान है, लोकल आइडेंटिटी है, इसको बचाया। ये किसमें था? आर्टिकल 35A। धीरे धीरे वहां पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, और 1950 से 70 तक धीरे धीरे भारत के साथ एकीकरण बढ़ा, और भारत ने कई केंद्रीय कानून उस पर लागू किए। यानी कि 50-70 के बीच 1970 को धीरे धीरे कमजोर किया गया, 35 को धीरे धीरे कमजोर किया गया, और भारत सरकार अपने कानूनों को वहां पे इम्प्लीमेंट करने लगी। इसकी महत्वपूर्ण घटना अगर बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण घटना रही है 1953। 1953 में शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी होती है। एक कश्मीरी नेता है शेख अब्दुल्ला, उसकी गिरफ्तारी होती है, और इससे जनता में असंतोष बढ़ जाता है। तो शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी कब होती है? 1953। और 1987 में जब वहां पे चुनाव होता है, तो चुनाव के साथ ही उग्रवाद की शुरुआत होती है। 1987 विधानसभा चुनाव में होता क्या है कि चुनाव में धांधली का आरोप लगते हैं, और धांधली के आरोप के साथ युवाओं में असंतोष बढ़ जाता है, और यही शुरू होता है उग्रवाद। यानी कि कश्मीर में मिलिटेंसी की शुरुआत कब होती है? 1987 विधानसभा चुनाव के बाद। और 90 का दशक जो होता है, यहाँ पे मिलिटेंसी जो है वो टेररिज्म का रूप ले लेती है, और आतंकवाद चरम पर। 89 से 90 में आतंकवाद तेजी से बढ़ा, और पाकिस्तान ने घुसना शुरू कर दिया, घुसपैठ बढ़ा दिया। पाकिस्तान का घुसपैठ कब शुरू हुआ? 89 से 90। और इसके बाद जो घटनाएं घटी वो ये घटी कि जो कश्मीरी पंडित थे उनको पलायन करना पड़ा, लगातार हिंसा हुई और उनकी हत्या। और इस दौर में हजारों कश्मीरी पंडितों को ध्यान दें, सेना और सुरक्षा बल की तैनाती बढ़ाई गई,
अब भारत का फोकस हो गया कि सबसे सेना वही दे देना है। और भारत पाक का जो संबंध है, ये दोनों के बीच संबंध और तनाव का कारण जो है वो हमेशा से जम्मू कश्मीर ही रहा है। चाहे वो 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, कारगिल वार हो, कहीं न कहीं कश्मीर सेंटर पॉइंट रहा है। हालाँकि 71 का युद्ध हरे बांग्लादेश को लेके हुआ था, लेकिन सेंटर पॉइंट कश्मीर इसमें नहीं। तो पाकिस्तान कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि ये इंटरनेशनल इशू हो, और भारत क्या चाहता है कि ये इंटरनल इशू है, आंतरिक मामला है। हमारा व्यक्तिगत जमीन है, आप उसे बाहर लगाओ, हम उस पे करेंगे। और पाकिस्तान हमेशा लेके चला जाता है यूनाइटेड नेशन। 2000 के बाद स्थिति है, सुधार की प्रयास की गई, चुनाव कराया गया, पर्यटन बढ़ा, लेकिन समस्याएं जारी। अभी भी वहां पत्थरबाजी, आतंकी हमले, वहां का सब कुछ जारी रहा। 2019 में बड़ा बदलाव आता है। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार 370 और 37 को समाप्त कर देती है। तो 370 वाला तो सब याद कर लिया है कि 5 अगस्त 2019 को समाप्त किया गया, लेकिन 35 से किसी को याद नहीं रहता। उसने 35 एक कब समाप्त किया गया पूछेगा तो भी डेट वही रही है। ठीक है। और राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया जाता है। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश दिए जाते हैं, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। ठीक है। और उसके बाद कानून समान रूप से लागू है, विकास योजनाएं चल रही है, इन्वेस्टमेंट निवेश बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। चुनौती अभी भी है, सुरक्षा की स्थिति, राजनीतिक षड्यंत्र की स्थिति, इंटरनेट का प्रतिबंध जो लगा हुआ है, वहां पे इंटरनेट बैन है, वो अभी भी चालू है, इंटरनेट का वहां बैन है वहां पे। तो ये सब समस्याएं अभी भी, अभी आप लोग बिना डाटा के रह सकते हैं, वहां लोग बिना डाटा के रहे। तो स्थितियां पहले से सुधरी है, पर्यटन में वृद्धि हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, आतंकी घटनाओं में कमी आई है, लेकिन पुलवामा, उरी जैसी घटनाएं अभी भी घट ही रही है, चुनौती अभी भी है। अब आते हैं अगला जो टॉपिक है वो है उत्तर पूर्व का चुनाव। कश्मीर के बाद है उत्तर पूर्व भारत। उत्तर पूर्व भारत में 8 राज्य हैं। कौन कौन? असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम। और 8 राज्य में आप देखिएगा तो सांस्कृतिक विविधता है, प्राकृतिक संसाधन है और सामरिक महत्व। सामरिक महत्व क्योंकि सब तो बॉर्डर वाले भी है ना। तो यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा समस्या है जियोग्राफिकल आइसोलेशन, भौगोलिक अलगाव। और ये क्षेत्र जो पड़ता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए भाषण होगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर का एक और नाम क्या है? चिकन चिकन नेक। चिकन नेक से भारत जुड़ा है, और ये सभी एरिया जो है पहाड़ी एरिया है और दुर्गम इलाका है। पहाड़ी और दुर्गम इलाका है। अब जहाँ पहाड़ी एरिया होगा, बहुत मुश्किल आना जाना होगा, वहां पर विकास करना भी मुश्किल होगा। जहाँ बढ़िया प्लेन जगह वहां तो रोड बनी नहीं रहा है, हाल कैसे दिखा? तो वहां पे विकास कार्य धीमे हैं और कनेक्टिविटी की समस्या भी है। जंगल में टावर नहीं पकड़ता है, नहीं। जो स्पीड शहरों में होती है नेटवर्क की, वो जंगलों में नहीं होती, पहाड़ों पे नहीं। तो वहां पे कनेक्टिविटी की भी समस्या है। सिर्फ टावर की बात नहीं है, कनेक्टिविटी का मतलब है कि एक दूसरे से मिलने वाला कनेक्टिविटी भी, सड़क मार्ग या किसी मार्ग से भी, तो वहां पे है। दूसरा समस्या है जातियों की, क्योंकि वहां पे सैकड़ों जनजातियां हैं। ट्राइबल्स वहां एक नहीं है, अलग अलग ट्राइबल्स सैकड़ों हैं। और जितने ट्राइबल्स उतनी भाषा, उतना कल्चर, तो पहचान की समस्या भी है, आइडेंटिटी की समस्या भी है। और इसीलिए एथिक्स कॉन्फ्लिक्ट होता है, जनजातीय संघर्ष होता है। मणिपुर आप देख रहे हैं कि कितना दिन से चल रहा है, 2 जनजातियों के बीच। तो यहाँ पे इनको बोलते हैं एथिक्स कॉन्फ्लिक्ट। उदाहरण के लिए बोडो आंदोलन असम में, अभी मणिपुर का मैंने बात किया, तो नागा और कुकी संघर्ष, वहां पे 2 जनजाति है, कुकी है और नागा, ये आपस में संघर्ष करते रहते हैं। तो ये क्या है कि उग्रवाद और अलगाववाद का के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो गया है। और वहां पे कुछ उग्रवादी संगठन भी पनपे। असम का में आपको हम लोग पढ़ाए थे उल्फा, नागालैंड में एनएससीएन। एनएससीएन कारण तो मैंने बताया ही, विकास की कमी, पहचान की समस्या, बाहरी लोगों का डर। परिणाम क्या होता है? हिंसा। जब हिंसा होगा तो सेना का नाम क्या आ जाएगा, और जब सेना तैनात होता है
और हाँ कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो लगाया जाता है AFSPA, एक सैन्य एक्ट है AFSP। तो वहाँ पे AFSPA लागू है। तो AFSPA कहाँ लागू है? उत्तर पूर्वी भारत। बहुत सारे बॉर्डर इश्यूज भी हैं, जैसे उत्तर पूर्व का जो देश है कई देशों से घिरा हुआ है। उत्तर पूर्व के विभाग है कई देशों से घिरे हुए हैं। चीन से, चीन का बॉर्डर कैसे होता है? म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, 4 देश का बॉर्डर सटा हुआ है। बॉर्डर सटा हुआ है, चिकन लेक का कनेक्टिविटी सही नहीं है, फिर गुड कॉरिडोर जो है वो पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में है तो घुसपैठ होता है। तस्करी, तस्करी समझते हैं? पुलिस इधर उधर माल सप्लाई करना। सीमा विवाद होता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश का चीन कब्जा किए हुए है। अरुणाचल प्रदेश तो भारत का हिस्सा है ना, उत्तर पूर्व भारत का हिस्सा है, उसमें चीन कब्जा कर लिया है। तो एक समस्या है। अवैध प्रवास, बांग्लादेश से लोग घुस जाते हैं, सबसे ज्यादा असम में घुसे हुए हैं। तो अगर अचानक से यहाँ पे 500 लोग आ जाए तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा? और इस रूम में 5 लोग रहने की जगह नहीं है। तो इससे क्या होता है कि जनसंख्या संतुलन बदल जाता है, स्थानीय लोग असुरक्षित हो जाते हैं और राजनीतिक विवाद भी हुआ। उद्योग की कमी, रोजगार का अवसर नहीं है, परिणाम क्या है कि गरीबी है और युवा उद्योग को आकर्षित। सबसे बड़ा समस्या है कनेक्टिविटी, सड़क नहीं है, रेल नहीं है तो इंटरनेट कमजोर। तो असम में हर साल बाढ़ आता है, भूस्खलन होता है, जंगलों की कटाई होती है, तो पर्यावरण की समस्या है। असम ऐसा प्रांत है जहाँ पे हर साल बाढ़, तो ये वहां पे अलग समस्या है। राजनीतिक अस्थिरता, बार बार वहां पे आंदोलन होते रहे। तो कुल मिला के ये है आपकी क्षेत्रीय आकांक्षाएं और इन आकांक्षाओं के कारण। एमसीक्यू आप लोग को पूछते हैं, आज के लिए इतना ही।